Class assignment question number 10. Balance sheet of New Light Limited for the year ending March 17 and March 18 are as follows. So equity share capital 12 lakh था, अभी बढ़ के कितना हो गया है 16 lakhs. 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख था, अभी रिड्यूस होकर के 280 रह गया है. मतलब 1,20,000 का रिडम्पशन अजम्पशन वापस से लेना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन ने डिटेल नहीं दी तो. हाँ, अपना डिफ़ॉल्ट अजम्पशन तो कल तक तो एंड था ना, एंड ही है ना. भाई अपने देखो ना, आगे जा कर के ऐसा कोई क्वेश्चन में फैक्ट मिल जाए कि एक चीज़ ओपनिंग वाली है तो फिर सबको ही क्या कर दो ओपनिंग, ताकि ईजी रहे. कैपिटल रिजर्व नील 40,000, देखेंगे कहाँ से बना है. जनरल रिजर्व 680 था, बढ़ के 8 लाख हो गया, मतलब अप्रोप्रिएशन से 120 आया होगा. पीएनएल अकाउंट ये अप्रोप्रिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में डिबेंचर्स 4 लाख थे, अभी 280 रह गए हैं, ये भी रिडम्पशन. क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग है. डिक्लेयर्ड डिविडेंड 120 था, अभी 144 है. क्या मानेंगे भाई, ओपनिंग वाला 120 पे हो गया, 144 प्रोविज़न बनाया. प्रोविज़न फॉर टैक्स 360 340, तो कुछ नहीं दे रखा होगा तो यही मानेंगे 360 पे हुआ, 340 का प्रोविज़न. अच्छा, अनपेड डिविडेंड भी आ गया नील 16. अच्छा, अनपेड डिविडेंड आने का मतलब लास्ट ईयर का जो 1,20,000 हमको इस बार पे करना था वो पूरा 1,20 पे नहीं हुआ होगा. उसमें से 16,000 तो कहाँ ट्रांसफ़र हुआ अनपेड, तो रिमेनिंग 1,04,000 पे हुआ होगा. नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और फिर नेट अमाउंट दिया हुआ है. नाउ फिक्स्ड एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट पर है. इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग क्लोजिंग 4 लाख था, अभी 320 रह गया है. सेल, अच्छा फिक्स्ड एसेट में भी देखिए कॉस्ट 32 थी, अब बढ़ के 38 हो गई, मतलब परचेज. और डिप्रिसिएशन 920 था, बढ़ के 1160 हो गया, मतलब इसका डिफरेंस इस बार का डिप्रिसिएशन निकल जाएगा. कैश ये ओपनिंग क्लोजिंग. अदर एसेट्स, नाउ करंट एसेट्स में एक तो कैश दिया है और एक अदर एसेट्स दी है, तो अदर का मतलब आप कहेंगे स्टॉक डेटर्स यही सब होंगे, मतलब ऑपरेटिंग ही मानूंगा. हाँ, वैसे तो इसमें दूसरी भी चीज़ें हो सकती है, पर क्वेश्चन ने कोई डिटेल नहीं दी तो फिर ऑपरेटिंग मान के कर लेंगे. मिसलेनियस में अंडरराइटिंग कमीशन 80,000 था, अभी 40 रह गया है, राइट ऑफ हुआ. एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1, कंपनी सोल्ड वन फिक्स्ड एसेट फॉर 1 लाख, कॉस्ट ऑफ विच वॉज 2 लाख एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन इट वॉज 80,000. तो कितना लॉस हुआ भाई, है जी, प्रॉफिट या लॉस? लॉस हुआ है 20,000 का, क्या 20,000 का प्रॉफिट? हाँ जी, 2 लाख की कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन 80,000 था, WDV 1,20,000 हुई, 1 लाख में बेचा, 20,000 का लॉस. अच्छा, इस चैप्टर इस क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट कॉस्ट पर है, साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, तो हमको कंपल्सरीली 2 अकाउंट बनाने हैं, एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. और जो सेल वाला पॉइंट दिया है इसकी 3 एंट्रियाँ होंगी. कौन कौन सी? एक सेल की, एक प्रॉफिट लॉस की और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करने की. नेक्स्ट, द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ अनदर फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 56,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन ऑफ 40 हैड बीन प्रोवाइडेड. ना एक और फिक्स्ड एसेट को कंपनी ने राइट ऑफ कर दिया जिसकी कॉस्ट 56 थी, डेप्रिसिएशन 40,000 था, WDV कितनी थी 16,000. आपका ये राइट ऑफ का मतलब क्या, मतलब बुक्स में से हटा दिया. आगे ऐसा क्यों किया भाई, होता है ना कोई एसेट यूज़लेस हो गई, अब कोई ख़रीदने ही नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिकली उसकी सेल वैल्यू क्या हो गई 0. तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एंट्रियाँ होगी, एक प्रॉफिट लॉस वाली और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करने की, क्योंकि सेल वैल्यू इसकी कुछ है ही नहीं. कई बार रिवर्स भी होता है कि एसेट ख़राब हो गई, ठीक है, बेचने से पैसे मिलेंगे नहीं, उल्टा उठा के ले जाने के लोग पैसे ले जाएंगे कि भाई यहाँ से हटाने का इतना पैसा लगेगा. ओके वो भी अपने कोर्स में है, ग्रुप 2 AS29. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट प्रोवाइडेड, आपने ग्रुप 1 में भी है खैर, AS10 करेंगे. फिक्स्ड एसेट डीकमीशनिंग रीस्टोरेशन लाइबिलिटीज़, एसेट को कमीशन करना तो क्या होता है, इंस्टॉल करना. डीकमीशनिंग मतलब वापस से हटाना, ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी इसका प्रोविज़न कि उसको हटाने का जो खर्चा आएगा.
ओके, तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ने कह दिया राइट ऑफ किया मतलब सेल वैल्यू इज 0। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट प्रोवाइडेड 360, ये साल का डेप्रीसिएशन भी दे दिया। कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000 विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट बेचे, प्रॉफिट 40,000 का हुआ, कैपिटल रिजर्व में गया है। कैपिटल रिजर्व नील था, अभी 40,000 है, तो कैपिटल रिजर्व का पता चल गया भाई कहाँ से बना। और इन्वेस्टमेंट देखिए 4 लाख के थे, 320 के रह गए थे। सेल तो दिख ही रहा था, प्रॉफिट और आ गया, लेजर अकाउंट बना के निकाल लेंगे। डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाज रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। नाउ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख से कम होकर के 280 रह गई, तो 1,20,000 में प्रीमियम इंक्लूडेड है या प्रीमियम अलग है जी? तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में तो कैपिटल का अमाउंट इतना है, तो कैपिटल 1,20,000 गया, तो प्रीमियम तो 5% और अलग से ही होगा। ओके, तो इसका मतलब पेमेंट 1,20,000 प्लस 5%, 1,26,000 का हुआ। अच्छा, डिबेंचर में भी सेम अमाउंट ही है, 4 लाख से 280। पॉइंट नंबर 6, कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू stock at cost, whereas previously practice was to value stock at cost less 10%. now कंपनी ने डिसाइड किया है कि स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करेंगे, कॉस्ट पे, जबकि पहले कंपनी की प्रैक्टिस क्या थी, कॉस्ट लेस 10%। द स्टॉक अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑन March 17 was 2,16,000। नाउ March 17 को मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में स्टॉक 2,16,000 था एज पर बुक्स। अच्छा, स्टॉक का वैल्यूएशन पहले किस पे किया हुआ था, कॉस्ट लेस 10 यानी कि 90% पे। तो ये जो 2,16,000 है 90% के बराबर है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी भाई, 2,40,000। तो आप कहेंगे कि ये March 17 की बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यूएशन गलत कर रखा है, 216 पे वैल्यू कर रखा है, जबकि होना कितना चाहिए, 2,40,000। The stock on March 18 was correctly valued at 3 लाख। नाउ March 18 वाला स्टॉक क्वेश्चन कर रहा है, वो तो बैलेंस शीट में सही है 3 लाख, मतलब वो कॉस्ट पे ही है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ किस में है, ओपनिंग में। नाउ इशू अराइजेज, इसका क्या एडजस्टमेंट करना है। तो मैं ये कह सकता हूँ बैलेंस शीट गलत है। अब बैलेंस शीट को अगर सही करें तो March 17 में क्या करना पड़ेगा, March 18 में क्या करना पड़ेगा, बताइए भाई। March 17 का क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस शीट में है वो गलत है, 216 है, जबकि होना कितना चाहिए, 240। March 18 का क्वेश्चन कह रहा है सही है। तो माय क्वेश्चन इज़, मेरे को अगर बैलेंस शीट में ये सब कुछ सही करना है तो March 17 की बैलेंस शीट में क्या करूँ, इफ़ेक्ट दूँ, और March 18 की बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट दूँ, लाइबिलिटी साइड में और एसेट साइड में। हाँ, क्या हुआ, इतना आसान तो एडजस्टमेंट है। March 17 में क्या करूँ, एसेट साइड में स्टॉक को 24 से बढ़ा दूँ, चलिए, और बस इधर भी इफेक्ट करना पड़ेगा। इधर किस में ऐड लेस करूँ, P&L अकाउंट में क्या करूँ, प्लस या माइनस, है जी? ऐसा ही काम नहीं पड़ा क्या कभी ये रेक्टिफिकेशन का? अच्छा, ये बताओ, स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है कम करनी है, एंट्री बोलो, स्टॉक अकाउंट डेबिट, अब सामने 2 एक ही जगह बचता है, P&L अकाउंट का 2 क्रेडिटर तो करेंगे नहीं कि उसको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। अच्छा, अब इसको दूसरे तरीके से भी समझिए, 2017 का आपने P&L अकाउंट बनाया, तो जब 2017 का P&L अकाउंट बनाया, क्लोजिंग स्टॉक 216 लिख दिया, और फिर ये सब करके नेट प्रॉफिट निकाला जो भी XYZ। अब अगर ये 216 की जगह 240 लिखते तो नेट प्रॉफिट क्या होता, 24,000 से ज़्यादा आता। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कम किया, उसका एक इफ़ेक्ट तो स्टॉक की वैल्यू कम हुई, दूसरा इफ़ेक्ट नेट प्रॉफिट कम आया। अब अगर उसको सही करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, साथ में आप कहेंगे नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, हाँ बैलेंस शीट में याद रखिएगा नेट प्रॉफिट नहीं आता है, एप्रोप्रिएशन आता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, अगर नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या एप्रोप्रिएशन भी बढ़ेगा क्या?
बढ़ेगा ही, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपका इंक्रीज हुआ तो वापस P&L एप्रोप्रिएशन में बैलेंस ब्रॉट डाउन बाई नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। जब ये इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट वापस क्लोजिंग में भी जाएगा, तो ये भी कितने से बढ़ जाएगा, 24,000 से। चलिए 2017 में तो ये करना है, 2018 में क्या करूँ भाई? कोई इफेक्ट नहीं, ओपनिंग स्टॉक का भी कोई इफेक्ट नहीं। भाई ये पढ़ा होगा ना आपने, जब किसी क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाते हो तो उस साल का प्रॉफिट तो बढ़ता है, नेक्स्ट ईयर का कम होता है, ऐसा नहीं होता है? जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाओगे तो इस साल का प्रॉफिट तो बढ़ेगा, तो वापस अगले साल का ओपनिंग बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट कम भी तो होगा। तो 2018 में कोई इफेक्ट नहीं देना है बैलेंस शीट में। लेस करूं किस में से? बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट दूं मैं? तो 2018 की बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? हैं? हाँ, नहीं आएगा। बैलेंस शीट तो ईयर एंड में बनती है, पर उसमें P&L अकाउंट का जो बैलेंस आता है, हाँ, तो इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोगों को लग रहा है कि आना तो चाहिए? हाँ, कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस 17 में हो गया, मैटर ओवर? इफेक्ट आएगा, चलो क्या इफेक्ट दूँ बोलो? मार्च 18 वाला एप्रोप्रिएशन 24,000 से कम कर दूँ? चेंज में मतलब यहाँ पे कुछ इफेक्ट दूँ क्या? थोड़ा कि मैं बैलेंस शीट पूछ रहा हूँ, फॉरगेट कैश फ्लो चैप्टर। मैं तो आपको बैलेंस शीट नॉर्मल एडजस्टमेंट जो 11-12 में पढ़े ना, रेक्टिफिकेशन। हाँ जी। सो माय क्वेश्चन वाज 2018 की बैलेंस शीट में इस मिस्टेक का, रेक्टिफिकेशन का कोई इफेक्ट आएगा क्या? भाई जो क्लोजिंग स्टॉक की मिस्टेक्स है या आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की मिस्टेक है, इससे कितने साल का प्रॉफिट इम्पैक्ट होता है? हमेशा 2 साल का इम्पैक्ट होता है, एक इस साल वाला भी और एक अगले साल वाला भी। भाई आउटस्टैंडिंग प्रोवाइड करना भूल गए इस साल, तो व्हाट विल हैपन, इस साल का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, फिर वो खर्चा अगले साल के बिल में जाएगा, तो अगले साल का कम होगा, तो 2 साल का प्रॉफिट इम्पैक्ट होता है। तो बस मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक इस बार का गलत वैल्यू कर लिया, तो क्या सिर्फ इस साल की बैलेंस शीट ही सही करनी है या उसका अगले साल में भी इम्पैक्ट होएगा? इम्पैक्ट होगा। हाँ सुन लो भाई, अब अगर आप कहेंगे अगले साल भी इम्पैक्ट होगा, तो माय क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड आई डू? क्या मैं अगले साल के स्टॉक में कुछ चेंज कर सकता हूँ क्या? नो। तो जब इधर कुछ नहीं कर सकता तो ये टोटल भी वही रहेगी। अच्छा, बैलेंस शीट तो मिलानी ज़रूरी है, तो ये भी वही रहेगी, और जब ये भी वही रहेगी तो ऊपर भी सब कुछ सेम ही रखना पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा होगा कि नहीं नहीं इधर -24 कर दो, तो उसका दूसरा इफेक्ट तो कहीं देना पड़ेगा, और वो मैं दे नहीं सकता। मतलब इफेक्ट एक साल ही आता है बैलेंस शीट में। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। क्या हुआ? नहीं, 2 साल के प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है, पर P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ 1 साल का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो सेट ऑफ हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए पहला साल है किसी कंपनी का, ईयर 1। एग्जाम्पल बना लेता हूँ, चलो। सेल्स 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2,16,000, परचेज 4 लाख रुपए। बताओ भाई नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 3,16,000। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 316, सॉरी नील। नेट प्रॉफिट 316, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना होगा? 316। ये पहला साल हुआ, ठीक है। ऐसे मैंने एग्जांपल क्रिएट किया है। नाउ ईयर 2, ईयर 2 में ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा? 2,16,000। ईयर 2 की परचेज मान लीजिए 6 लाख, सेल्स सपोज 8 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख।
हाँ दिस इज करेक्ट वन। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? हाँ जी 3 लाख नहीं 2,84,000। अब बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 316, नेट प्रॉफिट 284, क्लोजिंग 6 लाख। ठीक है, भैया मैंने एक एग्जांपल बनाया है। अब भाई 2 साल का पेनल अकाउंट बना लिया और एप्रोप्रिएशन भी बना लिया। अब आपने कहा अरे ये 2,16,000 गलत है, ये 2,40 होना चाहिए। चलिए भाई 2,40 कर देता हूँ। तो कहाँ कहाँ पे चेंजेस आएगा? नेट प्रॉफिट जो 316 था वो 340 हो जाएगा, तो ये 340 होएगा, तो ये भी 340 होएगा। तो वो तो अपन ने किया ही है। फर्स्ट ईयर में इधर भी 24,000 बढ़ा दिया। हाँ ये P&L एप्रोप्रिएशन है। ओके, सेकेंड ईयर में ये 240 होएगा। हाँ जी 8 लाख 3 लाख सही है। हाँ तो जो आप लोग कह रहे थे, जो मैं भी कह रहा था, जब एक साल का क्लोजिंग स्टॉक गलत करते हो, इस साल का प्रॉफिट भी गलत, इस साल का प्रॉफिट भी गलत, दोनों साल के प्रॉफिट गलत हुए, दोनों सही हुए। अब एप्रोप्रिएशन पे आते हैं। ओपनिंग बैलेंस 340, ये 260, क्लोजिंग is same 6. Like P&L appropriation is nothing but combined profit of 2 years. सेकेंड ईयर का P&L appropriation अगर मैंने कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है प्रॉफिट का, वो क्या है? 2 सालों का कंबाइंड प्रॉफिट। एक साल क्लोजिंग स्टॉक गलत किया तो अगले साल का ओपनिंग गलत हुआ, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गलत हुआ, सेकेंड ईयर का भी गलत हुआ। पर नाउ माई क्वेश्चन इज 2 साल का कंबाइंड प्रॉफिट क्या गलत होगा क्या? वो तो सेम ही होगा, क्योंकि जितना फर्स्ट ईयर माइनस हुआ उतना ही सेकेंड ईयर प्लस हो गया। कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स विल बी सेम। और बैलेंस शीट में कंबाइंड प्रॉफिट आता है, इसलिए सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट में कुछ भी इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ये जो भी मैंने बताया इसका कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपके ठीक है रिवीजन के लिए। हाँ अब अपने तो ये समझ में आ गया 2017 की बैलेंस शीट सही करनी है, 2018 में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड थिंग ये आती है कि मेहनत भी मैं करूं या नहीं करूं। डू आई नीड टू डू दिस रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट एंड देन प्रिपेयर कैश फ्लो, और आई कैन सिंपली इग्नोर इट एंड प्रिपेयर कैश फ्लो? तो इग्नोर कर दूं, क्यों? कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए कैसी भी रेक्टिफिकेशन हो इग्नोर कर दो। जी तो देखिए भाई सुनो भाई, हाँ ये मत समझना कि ऑल दोज मिस्टेक्स जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, नो। बट इफ़ आई एम यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन कितनी रामायण क्यों नहीं देते, कितनी डिटेल क्यों नहीं देते, कितना ही कुछ क्यों नहीं कहते, अपने को तो कुछ नहीं करना है, बस एक ही जगह काम लेना है, इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। यू कैन सिंपली इग्नोर दोज एडजस्टमेंट बिकॉज उसका नेट इफेक्ट हमेशा निल होएगा। अपन इस क्वेश्चन में अभी समझ भी लेंगे। एक बार अपन क्वेश्चन शुरू कर देते हैं एज इफ ये पॉइंट दिया हुआ ही नहीं है, फिर वापस से अपन एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे कि अगर ये पॉइंट को मैं इफेक्ट में लूँ तो फाइनली मेरे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, और आप देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जब इनका कोई इफेक्ट आना ही नहीं है तो इट कैन ऑलवेज बी इग्नोर्ड। शुरू करो भैया फटाफट, टाइम कम है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 1 घंटे में तो ख़त्म करना पड़ेगा ना, हाँ तो 1 घंटा तो लगेगा ही। अरे हाँ ये पार्ट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हाँ नेट प्रॉफिट तो दिया हुआ नहीं है, तो इंक्रीज इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ क्लोजिंग कितना है? 3 लाख। ओपनिंग था, हाँ मैं क्वेश्चन वाला ही फिगर ले रहा हूँ 240 विदाउट रेक्टिफिकेशन।
60,000. डेढ़ पेज छोड़ देना भाई। हाँ जी, कंजूसी मत करना। क्या हुआ? कल एक्सपीरियंस हो गया था यूँ परसों। नाउ वी स्टार्ट विद द बैलेंस शीट एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट और साथ में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बनाइए भाई। फिक्स्ड एसेट अकाउंट ब्रैकेट में लिखेगा कॉस्ट। हाँ, इसमें भी दो सेल के एडजस्टमेंट है, 6-7 लाइन का बनेगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 32 लैक्स। साथ में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,20,000। अब सेल की 2 डिटेल दी है क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 1, एक फिक्स्ड एसेट 1 लाख रुपए में बेची तो बाई बैंक 1 लाख। हाँ, बाई P&L लॉस हुआ कितना? 20। और क्योंकि कॉस्ट पे तो एक एंट्री और आएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कितनी? 80। तो इधर वापस से टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 80। सेकेंड पॉइंट में लिखा है एक और एसेट जिसकी कॉस्ट 56 थी, उसकी डेप्रिसिएशन उस पर 40 था, उसको राइट ऑफ कर दिया। तो बाई बैंक तो समझ लो 0 है, तो बाई P&L लॉस कितना हुआ? 16,000। और इसका भी बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 40,000। तो देखिए ये 56 वाली एसेट और ये 2 लाख वाली एसेट, तो इधर वापस से टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 40,000। फिर इस बार डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया वो क्वेश्चन ने दिया हुआ है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बाई डेप्रिसिएशन कितना? 3,60,000। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। फिक्स्ड एसेट का 38, इसका 11,60,000। हाँ, चेक कर लो भाई, इसमें 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर आएगा 6 2 8 856। हाँ, ये तो मिल गया। Yes. Now next, हाँ, पोस्टिंग करिए भाई। एड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक तो 20,000, फिर एक और लॉस ऑन राइट ऑफ फिक्स्ड एसेट 16,000, एड depreciation on fixed asset 3,60,000. ठीक है भाई। नेक्स्ट वी हैव इज इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, लेजर अकाउंट बनाओ भाई इन्वेस्टमेंट्स का। बैलेंस ब्रॉट डाउन इन्वेस्टमेंट का कितना है? 4 lakhs। क्वेश्चन में लिखा है कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे, उस पर प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में गया, कितना? 40,000। बाई बैंक पता नहीं, बैलेंसिंग फिगर, एंड बैलेंस कैरेड डाउन कितना है? 320। तो बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर 120।
हाँ, नाउ इन्वेस्टमेंट बेचे, प्रॉफिट हुआ, पर वो प्रॉफिट पीएनएल में नहीं गया, कहाँ गया? कैपिटल रिजर्व। इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं होएगा। ठीक है, बोलिए। तो अपन पीएनएल से मान लेंगे। नेक्स्ट, हाँ, करंट एसेट्स में कैश कोई मतलब नहीं। अदर एसेट्स ये ऑपरेटिंग वाली है, इंक्रीज डिक्रीज में लेंगे। अंडरराइटिंग कमीशन 80,000 था, 40,000 रह गया है। हाँ, तो अंडरराइटिंग कमीशन रिड्यूस हुआ, मतलब राइट ऑफ। तो बस यहाँ पर ऐड अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, कितना? 40,000। हाँ, अब आपके दिमाग में भी आ सकता है अंडरराइटिंग कमीशन जरूरी थोड़ी है पीएनएल से राइट ऑफ किया हो। ठीक है, जनरल रिजर्व से मान लो, आंसर वही रहेगा, उल्टा मेहनत बढ़ेगी। हाँ, कहीं प्रीमियम से भी तो हो सकता है, पर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है नहीं, और होता तो उसका बैलेंस भी फिर उसके हिसाब से चेंज हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, तो मान भी सकते हैं। नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख से बढ़ के 16 लाख हुआ है। 4 लाख का फ्रेश इश्यू सीधा सीधा आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर 4 लाख थे, अब 280 के रह गए हैं, तो 1,20,000, पर साथ में 5% प्रीमियम भी है। काम करो, अकाउंट बना लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 4 लाख। अच्छा, प्रीमियम पे किया तो बाई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हाँ, 1,20,000 पे कितना? 5% कितना होता है? 6,000। इसलिए टू बैंक अपन ने पेमेंट 1,20,000 नहीं, कितना किया होगा? 1,26,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 280। अच्छा, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहाँ से चार्ज हुआ होगा? अरे हाँ, आपकी मर्जी हो, जहाँ से मान लो। इस चैप्टर में बेटर है पीएनएल अकाउंट। हाँ, कहीं जनरल रिजर्व से मानो कोई तकलीफ नहीं है, पर फिर आपको क्या होगा, एक जनरल रिजर्व का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उससे बैलेंसिंग फिगर पीएनएल निकालना पड़ेगा, घूम फिर के आने सब यहीं पर है। तो बेटर है कि मैं सीधा ही क्या मान लूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो ऐड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 6,000। हाँ, अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 10% है, तो ये भी एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि रिडम्पशन कब हुआ। अगर एंड ऑफ द ईयर में हुआ तो इस बार डिविडेंड किस पे दिया होगा? 4 लाख पे। बिगनिंग ऑफ द ईयर में हुआ तो किस पे देना पड़ेगा? 280। अच्छा, कुछ भी मानो, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो अगली लाइन में लिखिए, इट इज़ assumed that redemption was made. It is assumed that redemption was made at end of the year. ठीक है, ईयर एंड में रिडम्पशन हुआ है, रिडम्पशन वॉज मेड एट एंड ऑफ द ईयर। तो अगला अकाउंट बनाओ, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। हाँ, डिविडेंड कितना देना पड़ेगा भाई? रिडम्पशन ईयर एंड में माना है तो पूरे 4 लाख रुपए पे 10%, बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितना? 40,000। अच्छा, ये पे हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑब्वियसली पे हुआ ही है। टू बैंक कितना? 40,000। तो इधर ऐड प्रेफरेंस डिविडेंड। हाँ, बता सकते हो।
मेरी सहूलियत से। हाँ नेक्स्ट। हाँ प्रेफरेंस शेयर्स के बाद में नेक्स्ट क्या है भाई? कैपिटल रिजर्व नेल 40, ये तो अपने क्लियर हो ही गया। फिर जनरल रिजर्व 680 था, अभी 8 लाख हो गया है, 1,20,000 से बड़ा है, तो यहीं से आया होगा ऐड ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, कितना? 120। अच्छा अभी जो मैंने आपको कहा था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, आप चाहो तो जनरल रिजर्व से मान लो, बट अंडरस्टैंड वन नेसेसरी फिर क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट में आप ओपनिंग लिखोगे 680, फिर आप लिखोगे 6,000 प्रीमियम गया, फिर क्लोजिंग तो 8 लाख ही रहना है, तो पीएनएल से 120 के बजाय 126 लोगे। अच्छा ये 120 इधर लिखा, 6 इधर लिखा, घूम फिर के आंसर वही रहेगा। तो इसलिए इस चैप्टर में इजी करना तरीका क्या है, पीएनएल से ही मान लो, ताकि अननेसेसरी दूसरे रिजर्व्स का अकाउंट मुझे नहीं बनाना पड़े। हाँ जी, आप जनरल रिजर्व के बाद नेक्स्ट क्या है भाई? हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बना लो भाई। देखिए मेरा चैप्टर ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, अब अननेसेसरी मैं क्यों दो अकाउंट बनाऊँ? आप प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट बना सकते हो, उसमें आ जाएगा बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000, बाई प्रीमियम 6,000 टू बैंक। तो अपने को तो मतलब किससे था? इन दो से, बाकी इनसे तो मतलब कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट इज 9% डिबेंचर्स 4 लाख के थे, 280 रह गए। अच्छा अमाउंट भी सेम है, प्रीमियम भी उसमें भी 6,000 ही है, तो मैं लेजर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो लिख लो डिबेंचर्स डैश करके सेम एज प्रेफरेंस शेयर, तो इधर आ जाएगा ऐड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना? 6,000। हाँ अब डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा भाई? 4 लाख रुपए पे 9%, तो यहाँ पे एक बार ऐड कर दीजिए, ऐड डिबेंचर इंटरेस्ट ब्रैकेट में 4 लाख इंटू 9%, 36,000। ठीक है। हाँ तो ये वाले लेजर अकाउंट अपन ने नहीं बनाए क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स की तरह ही था। नेक्स्ट, हाँ क्रेडिटर्स कोई मतलब नहीं, डिक्लेयर्ड डिविडेंड, हाँ वो अकाउंट बनाओ भाई। बैलेंस ब्रॉट डाउन वाज 120 टू अनपेड डिविडेंड, हाँ हाँ ये कितना है भाई? 16, क्योंकि लेजर बैलेंस शीट में ओपनिंग 0 था, आप क्लोजिंग 16,000 अनपेड है, मतलब इसी साल बनाया है, और अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑब्वियसली डिक्लेयर्ड में से ही ट्रांसफ़र होता है। फिर टू बैंक आप कहेंगे पता नहीं। अच्छा बैलेंस कैरेट डाउन कितना दिया हुआ है? 144। अच्छा टू बैंक तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर वाला ही डिक्लेयर हुआ, वही पे करना था, तो 120 में से अगर 16,000 अनपेड में गया तो पेमेंट 104। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस 144 है, तो बाई P&L एप्रोप्रिएशन 144। सो P&L एप्रोप्रिएशन में ऐड डिक्लेयर्ड डिविडेंड 1,44,000। Now after that I have provision for tax। 360 था, अभी 340 रह गया है, और कोई डिटेल नहीं है पूरे क्वेश्चन में टैक्स के लिए, तो 360 ओपनिंग वाला तो पे हुआ, 340 प्रोविज़न बनाया।
तो भले आप जाओ सीधा ही लिख लो, ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्स। हाँ, इस साल का कितना भाई, 340। ठीक है। लाइबिलिटी साइड ओवर, एसेट साइड ओवर, सारे पॉइंट्स भी कवर हो गए। निकालिए भाई, 11 लाख। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ चेंजेस इन ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हाँ, इंक्रीज इन अदर एसेट्स। ना, बैलेंस शीट में खाली एक अदर एसेट के नाम से है। पहले 11,10,000 था, बढ़ के 13,10,000 हो गया। तो 13.1 माइनस 11.1 कितना, 2 लाख से इंक्रीज हुआ माइनस। हाँ, क्रेडिटर्स में क्या है भाई, इंक्रीज है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 40,000 रुपये। बस दो ही हैं, बाकी तो डिक्लेयर डिविडेंड, टैक्स प्रोविजन, अनपेड है करंट लाइबिलिटीज, बट ऑपरेटिंग नहीं है। तो ये आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स 10,28,000 लेस टैक्स पेड। वो ओपनिंग वाला प्रोविज़न पे हुआ 360, तो नेट 6,68,000। Okay. बी पार्ट शुरू करिए भाई, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हाँ, बी पार्ट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हाँ, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट लेजर अकाउंट बनाया हुआ है। हाँ, लिखो भाई उसमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 1 लाख, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस 8,56,000। तो फिक्स्ड एसेट में तो दो ही थे, टू बैंक बाई बैंक वाले। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, हाँ लिखे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 1,20,000। बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ख़त्म। हाँ जी, टोटल 6,36,000 नेगेटिव। सो 636 ना, so 6,36,000 नेगेटिव। हाँ जी, सी पार्ट कैश फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ लिखो भाई, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना 4 लाख। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ 1,20,000 मत लिख देना, 1,26,000, 1,26,000 नेगेटिव। सो redemption of preference shares 1,26,000 negative, redemption of debentures वो भी 126 नेगेटिव। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 40,000 नेगेटिव, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 36,000 नेगेटिव, declared dividend paid 1,04,000 negative, हो गए भाई सारे, टोटल लगाओ कितना 32,000 नेगेटिव। सो 32,000 नेगेटिव, नेट इंक्रीज डिक्रीज नील, माता बच्ची करी। हाँ ओपनिंग कैश 10, क्लोजिंग भी 10, मिल गया भाई। तो अपने वो स्टॉक वाला इतनी डिस्कशन किया, काम का कुछ भी नहीं, बिकॉज इनडायरेक्ट मेथड है। अब अगर मैं इसको काम में लेता, हाँ भाई कंप्लीट हो गया सबके। अब ये स्टॉक वाला एडजस्टमेंट अपन ने इग्नोर ही कर दिया। अगर कंसिडर करते तो मैंने आपको कहा था 2017 की बैलेंस शीट में मुझे पीनल एप्रोप्रिएशन को प्लस 24,000 करना पड़ेगा और इधर स्टॉक को प्लस 24 करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इस रेक्टिफिकेशन को कंसिडर करके फिर कैश फ्लो बनाऊं, तो देखिए कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आएगा। तो आपका जो इंक्रीज इन पीनल एप्रोप्रिएशन है ये तो 3 लाख ही रहेगा। ये जो 240 दिया हुआ था ये 264 हो जाएगा। अगर मैं स्टॉक का रेक्टिफिकेशन करता तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट में पेनल एप्रोप्रिएशन 2,40,000 दिया हुआ था उसको मुझे 24,000 से बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा 264। अच्छा ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में अलग से नहीं दिया हुआ है, आप कहेंगे है ना वो नीचे डिटेल दिए ना 2,16,000, पर बैलेंस शीट में वो किस में जुड़ा हुआ है, अदर एसेट्स। तो अदर एसेट जो 11,10,000 है उसको मैं 24,000 से बढ़ाऊंगा, कितना हो जाएगा 11,34,000। दिस इज व्हाट विल बी द बैलेंस शीट चेंजेस। पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो 2,40,000 था 24,000 से बढ़ के 264, अदर एसेट जो 11,10,000 थी 24,000 से बढ़ के 11,34। अब उसका देखिए इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा मेरे कैश फ्लो में। ये 240 की जगह 264, तो ये इंक्रीज डिक्रीज 60 के बजाय है जी 36,000। तो आप कहेंगे फिर तो इधर इम्पैक्ट आएगा ना, ऑफ कोर्स ये चेंज हो जाएगा। हाँ जी कितने से कम होगा भाई, 24,000 से कम हो जाएगा 11,64,000। अब इंक्रीज डिक्रीज में 13,10,000 तो यही रहेगा। ये 11,10,000 का अपन ने कितना कर दिया 11,34,000। तो ये डिफरेंस जो 2 लाख था ये कितना हो जाएगा 176 नेगेटिव, और ये वाला 40,000 पॉजिटिव। हाँ तो वापस से सेम आएगा। तो इसलिए जब आंसर वही रहना है माता बच्ची क्यों की जाए, सीधा एक नोट लिखेंगे कि इट इज़ इग्नोर्ड बिकॉज इसका कैश फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो लास्ट में कंप्लीट करने के बाद नोट लिखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टॉक has been ignored, rectification of stock has been ignored because it does not have any impact, because it does not have any impact on cash from operating activities,
because it does not have any impact on cash from operating activities under indirect method. Under indirect method. ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे इम्पैक्ट नहीं आएगा पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज होगा। कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या, इस साल का प्रॉफिट। और अभी अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको ईयर 1 ईयर 2 का P&L बना के समझाया था, ईयर वाइज प्रॉफिट चेंज होंगे, ओवरऑल प्रॉफिट क्या रहेगा, सेम। हाँ, तो थ्योरी निकाल लो, पेज 134। देखिए भाई, रेक्टिफिकेशन लास्ट हेडिंग है ना, एक additional information for operating items in indirect method। इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए क्वेश्चन कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे, रेक्टिफिकेशन दे दे, कुछ भी कह दे, such adjustment rectification does not have any impact on cash flow and therefore they have to be, ठीक है, वापस अपनी तरफ से भी अंडरलाइन कर दो, ऑलवेज इग्नोर्ड। क्वेश्चन कुछ भी कह दे, इग्नोर। हाँ, इग्नोर करने का मतलब आपको उससे रिलेटेड कोई इफ़ेक्ट देना ही नहीं है, गलती से भी किसी का लेजर अकाउंट बनाना ही नहीं है, ठीक है, ऑलवेज इग्नोर्ड। आगे लिख लो, दैट इज नेवर डू एनी एडजस्टमेंट, नेवर डू एनी एडजस्टमेंट, नॉर prepare any ledger account, nor prepare any ledger account of operating items। मतलब ऑपरेटिंग वाला तो गलती से भी लेजर अकाउंट बनाना ही नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ऑपरेटिंग वाले में 2 P&L बाई P&L नहीं मिलेगा, 2 बैंक बाई बैंक नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर मेरा मेथड कौन सा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ कहाँ पे काम लगेगा, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। आप चाहो तो एक इफ़ेक्ट और बताऊँ मैं आपको, ये प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये अगर AS3 नहीं होता ना, AS3 की रिक्वायरमेंट कि अलग से बताना है, तो मैं प्रोविज़न फॉर टैक्स को भी क्या मानूंगा, ऑपरेटिंग मानने का मतलब लेजर अकाउंट नहीं बनाऊंगा। जब लेजर अकाउंट ही नहीं बनाऊंगा तो आप समझिएगा, इसी कैश फ्लो में समझा देता हूँ, ठीक है, आंसर मिलेगा। लेजर अकाउंट नहीं बनाऊंगा तो ये प्रोविज़न फॉर टैक्स यहाँ नहीं लिखूंगा, 3,40,000, फिर ये टैक्स पेड भी नहीं लिखूंगा, 3,60,000। कितना डिफरेंस हुआ। फिर वो इंक्रीज डिक्रीज में इंक्रीज़ इन अदर एसेट आएगा, इंक्रीज़ इन क्रेडिटर आएगा, और साथ में टैक्स प्रोविज़न भी आएगा। 3,60,000 से कम होकर के 3,40,000 रह गया, क्या करूँगा, -20,000 किया, क्या इधर +340 किया, -360 किया, नेट क्या हुआ, -20,000। पर ये मैं कर नहीं सकता क्योंकि AS3 की रिक्वायरमेंट है, VIP ट्रीटमेंट दो, अदरवाइज तो आप कहेंगे इसको भी डाल दो। या इसको एक दूसरे तरीके से समझाऊँ, जिसको आपने ऑपरेटिंग मान लिया उसका बस इंक्रीज डिक्रीज कर लो, अपने आप इफेक्ट आ जाएगा। नहीं तो आप इधर जोड़ते हो, इधर वापस घटाते हो, नेट इफेक्ट इज ऑलवेज इंक्रीज डिक्रीज, ओके। पर जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वाले हैं उसमें नहीं चलेगा, क्यों, उसका प्लस तो होता है इधर डिविडेंड पेड, माइनस कहाँ पर होता है, फाइनेंसिंग में, तो इसलिए वो तो हमको अलग अलग करने ही पड़ेंगे, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पर ऑपरेटिंग का ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट मेथड है, ऑपरेटिंंग एसेट्स लाइबिलिटीज का सिर्फ और सिर्फ एक यूज़, क्या, इंक्रीज डिक्रीज। उसके अलावा क्वेश्चन कितनी भी रामायण दे दे, कुछ भी कर दे, कहते हैं ना, कान पे जूं तक नहीं रेंगनी चाहिए, इग्नोर इट, ओके। चलिए जी, होमवर्क लिखो। टेंथ और 11 दो बचे, लिख लो भाई। तो होपफुली कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।